हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कि हम शॉर्ट में सीआई कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है आपका कि मूलधन पर ब्याज, और जो आपको उस पर ब्याज मिल रहा है आपको उस ब्याज पर भी ब्याज लेना है। जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते थे तो सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लिया करता था, केवल मूलधन पर ब्याज लेता था। लेकिन जब हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की तो आपको मूलधन पर तो ब्याज लेना ही है, उस पर जो ब्याज मिला उस पर भी आपको ब्याज लेना है। इसलिए कहा जाता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हमेशा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट है, सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो एसआई होता है वो तो केवल मूलधन पर ब्याज होता है, लेकिन जो सीआई होता है वो मूलधन पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज होता है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है सीआई और एसआई का, वो क्या आएगा? क्या वो ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लिया जा रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब भी बात डिफरेंस की आएगी तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। चलिए आइए इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि आपका प्रिंसिपल दे रखा है आपको 100 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। अगर मान लो 100 हमारा प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल पर ब्याज। तो मैंने बोला 100 का 10%, क्या मुझे 100 का 10% 10 रुपये मिल जाएगा? यानी 100 रुपये का एक साल का साधारण ब्याज 10 रुपये, और अगर मैं इस 10 रुपये को मूलधन में जोड़ दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा अमाउंट, जिसको कि हम मिश्रण कहते हैं। यानी पहले साल के अंत में साधारण ब्याज की दर से जो 100 रुपये वो कितने बन जाएंगे? 110। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? जो हमें ब्याज लेने वाले हैं 10% का, वो आप किस पे लोगे? प्रिंसिपल पे। यानी अगेन 100 का 10% कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपये। तो बन जाएगा आपका 120 रुपये, क्योंकि 110 यहाँ पर थे, 10 का और ब्याज मिल गया यानी कि 120। अगर हम बात करें आगे थर्ड ईयर के लिए तो यहाँ पर भी आपका जो ब्याज है वो किस पे लग रहा है? इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10, यानी कितना मिल जाएगा वापस से 10 रुपये। तो कितना बन जाएगा? 130। यानी मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो साधारण ब्याज के अंदर हमेशा सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम रहता है, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है। अगर मैं बात करूँ चक्रवृद्धि ब्याज की तो मैं बोलूँगा 100 रुपये का 10% कितना मिल गया मुझे? 10 रुपये। यानी मेरा जो मूलधन था 100 रुपये, उस पर ब्याज मिला 10 रुपये का, तो कुल मिला के एक साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा? 110 रुपये। और यहाँ पर जो एक साल के बाद अमाउंट है वही प्रिंसिपल बन जाता है सेकेंड ईयर के लिए। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो एक साल के अंत में आपका अमाउंट है वो दूसरे साल के स्टार्टिंग का प्रिंसिपल कहलाता है। यानी अगर ये प्रिंसिपल है तो अब ब्याज लगेगा इस पर, तो 110 का 10% कितना मिल जाएगा? 11 रुपये। यानी 2 साल के अंत में 110 और 11 कितने बन जाएंगे? 121। ये 2 साल के अंत में मिश्रधन है, लेकिन यही मिश्रधन तीसरे साल के स्टार्टिंग में भी है। क्या है ये? स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बन जाएगा कि 2 साल के लास्ट का मिश्रधन है, लेकिन तीसरे साल का प्रिंसिपल होगा। तो अगेन अब 10% लगाना है किस पे? प्रिंसिपल पे, और ये प्रिंसिपल बन जाएगा तीसरे साल का। तो 121 का 10%, अब ब्याज मिलेगा मुझे 12.1 रुपये। तो मेरा कुल मिश्रण कितना बन जाएगा? तो हमने देखा कि हमारा जो इंटरेस्ट है, आप देखिए पहले कितना था? 10 रुपये, अब कितना है? 11 रुपये, अब कितना है? 12.1 रुपये। मतलब ये इंटरेस्ट 10 था पहले, फिर 11 था, फिर 12.1 था पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में। यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ उसको कि ये भी 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मुझे चौथे साल का ब्याज निकालना होता तो ये भी डेफिनेटली 1.1 से मल्टीप्लाई होता।
तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम मल्टीपल का मिलता है अगर इंटरेस्ट रेट सेम हो तो। अब देखो सेम मल्टीपल कौन सा मिला है आपको, तो दर 10% थी, 10% का मतलब 100 से कितना बन गया होगा 110, यानी कि 110/100 ऐसा कह सकता हूँ। तो आप देखेंगे 1.1 है। अगर मान लो ये दर 20% होती तो हमेशा ये 1.2 का मल्टीपल मिलता। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% होती तो आपका जो ब्याज है वो हमेशा 1.3 के मल्टीपल में ही होता। आइए सीआई के अंदर अमाउंट भी यानी कि मिश्रधन भी हमेशा सेम मल्टीपल का होता है। आप देखिए पहले साल के अंत में मिश्रधन 110, दूसरे साल के अंत में मिश्रधन 121 और तीसरे साल के अंत में मिश्रधन कितना होता है 133.1। तो मैंने देखा ये नंबर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये 1.1 कहाँ से आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कह सकता हूँ सा, ये आया मेरे पास 1 + R/100 से। और यही कारण है कि इससे एक फॉर्मूला बन जाता है जो हमें याद होता है कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100⁴n, कि जितने टाइम के लिए होगा उतनी बार ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो मुझे 4th ईयर का मिश्रधन निकालना होता तो इसको अगेन 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो रेट मेरे पास 25% होती तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता 1.25 से। आइए सीआई किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं उस तरीके पे हम बात करते हैं। वैसे तो सीआई निकालने के बहुत सारे तरीके, जैसे मान लो आपको बोला गया है 10,000 रुपये का 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। मैंने बोला एक तरीका तो क्या है, अगर 10,000 रुपये हमारे पास है तो पहले साल का 10% कितना मिल गया मुझे 1,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये का पैसा उधार दिया, 1,000 रुपये का ब्याज मिला। तो पहले साल के अंत में मेरे पास कितने रुपये जाएंगे 11,000। और ये पहले साल के अंत में मिश्रधन है, लेकिन दूसरे साल का क्या बन जाएगा ये प्रिंसिपल। फिर हमने इस 11,000 पे अगले साल का ब्याज निकाला, तो अगले साल का ब्याज 10%, तो 11,000 का 10%, अब ब्याज कितना मिल रहा है 1,100 रुपये। तो 11,000 + 1,100 कुल मिला के कितना मिल जाएगा 12,100। तो आपका जो ब्याज है वो हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन 2,100 रुपये। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले साल 1,000 रुपये मिले ब्याज के, अगले साल 1,100 मिले, तो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दो तो भी कितना मिल जाएगा 2,100। सेकंड तरीके की बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है बेसिकली, तो बेसिकली क्या होता है ये इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि मूलधन पर ब्याज लो और जो उस पर ब्याज मिल रहा है उस ब्याज पर भी आप ब्याज काउंट करो। तो मैंने बोला हमें 2 साल का ब्याज निकालना है, तो मैंने पहला साल लिख दिया, दूसरा साल लिख दिया। पहले साल जब हम ब्याज लेने गए तो हमारा मूलधन 10,000 रुपये था, रेट 10% थी, तो पहले हमने ब्याज लिया प्रिंसिपल पे यानी कि मूलधन पे। तो मूलधन पे ब्याज कितना आया 10,000 का 10%, 1,000 रुपये आ गया। अगले साल जब हम ब्याज लेने गए तो पहले हम किस पे ब्याज लेंगे प्रिंसिपल पे, तो पहले प्रिंसिपल पे ब्याज लिया तो वो कितना मिल जाएगा आपको 1,000 रुपये। हमने देखा उसके पहले एक ब्याज ऑलरेडी लगा हुआ है कितने रुपए का 1,000 रुपये का, तो हम इस 1,000 रुपये पर भी ब्याज लेंगे जिसको कि ब्याज पर ब्याज बोला जाता है। तो 1,000 रुपये का 10% कितना मिल जाएगा 100 रुपये। अगर मान लो ये बात 3 साल की होती तो मैं बोलता पहले मूलधन पर ब्याज 1,000 तो आपको मिलेगा, उसके अलावा जितने भी ब्याज लगे उन सब पर भी ब्याज लगेगा। तो इसके पहले कितने ब्याज लगे हुए हैं, तो मैंने बोला 1,000 रुपये ये लगे हुए हैं, 1,000 रुपये ये लगे हुए हैं, 100 रुपये लगे हुए हैं, यानी कुल मिला के 2,100 रुपये का ब्याज लगा हुआ है पहले से। तो इसका 10% और लगता आपके पास, यानी आप कितने मिलते हैं 210, यानी जितने ब्याज लगे हुए हैं सब ब्याज पर ब्याज लगेगा। अब देखो पहले साल का ब्याज 1,000 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 1,000 + 100 कितना बन जाएगा 1,100, तो यानी कुल मिला के कितना मिल रहा है आपको 2,100 रुपये। आप देखिए ये सेम नंबर का मल्टीपल हो रहा है क्योंकि रेट कितनी है 10%। आइए मेथड नंबर 3 की बात करते हैं, रेशियो मेथड, कि रेट आपके पास 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10।
ये वाला मान दिखाता है प्रिंसिपल को, ये वाला मान दिखाता है इंटरेस्ट को। मतलब अगर 10 रुपये उधार देंगे तो 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10 रुपये आपके कितने बन जाएंगे, 11 रुपये। ऐसा 2 साल तक हुआ, पहले साल भी 10 से 11, अगले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मतलब वापस 10 से कितने बन रहे हैं, 11। यानी कुल मिला के 2 साल की अगर हम बात करें तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साल में पता लगा जो मूलधन था वो 100 था, जो मिश्र धन था वो कितना था, 121, और ब्याज क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी CI कितना मिल जाएगा आपको, 21। क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है कि मूलधन यानी प्रिंसिपल 10,000 है, हमारे पास प्रिंसिपल 100 हो रहा है। अगर मुझे इसको 10,000 बनाना है तो 1 का मान कितना मिल जाएगा, 100। अगर 1 का मान 100 है, ब्याज पूछा है तो ब्याज 21 था, ये कितना मिल जाएगा आपको, 2100 रुपये। चलिए मेथड नंबर 4, इसको और हम कैसे कर सकते हैं भाई, देखो 10% 1/10, यानी इसका जो फैक्टर बनेगा 10 से 11 हो रहा है, 1 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि 11/10 बोल सकते हैं कि हमारा जो भी अमाउंट होगा वो हमेशा 11/10 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा प्रिंसिपल 10,000 था, 2 साल की बात कर रहे हैं, यानी 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11/10 से, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपका मिश्रधन कितना बन जाएगा, 12,100, मिश्रधन 12,100 है, मूलधन 10,000 है, तो ब्याज मिल जाएगा आपको 2100 रुपये का। तो CI हम बहुत सारे तरीक़ों से निकाल सकते हैं, कौन सा तरीका कहाँ पर अप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन को देखने पर। चलिए एक तरीका और समझते हैं हम इसको निकालने का। मैंने बोला जब भी बात 2 साल की हो, आप क्या करो, पहले ब्याज निकालो मूलधन पे, तो 10,000 का 10% आप बोलोगे 1000। अगली बार आप इस 1000 का 10% निकाल लो, कितना मिल गया आपको, 100 रुपये। अगर ये बात 2 साल की है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 और 1 से, कि अगर हम बात करेंगे 2 साल की तो हम ब्याज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 से, तो ब्याज कितना मिल गया आपको, 2000 और 100, तो कुल मिला के मिल जाएगा आपको 2100 रुपये। अगर यही बात 3 साल की होती तो मैं बोलता पहले आपको मिला 1000 रुपये, फिर आपको मिला अगली बार 100 रुपये, अगली बार 100 का भी 10% कितने मिल जाएंगे, 10, और हम 3 साल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्याज को 3, 3, 1 से, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी बात आ रही है कि हम इसको 2, 1, 3, 3, 1 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। देखो जब हमने बात करी 2 साल की, तो आपने देखा पहला ब्याज जो मिल रहा है 1000 यहाँ पर भी मिल रहा है, 1000 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो 2 साल के लिए पहला ब्याज 2 बार मिलता है, और जो दूसरा वाला ब्याज है वो कितनी बार मिलता है, 1 बार। जब हम बात करते हैं 3 साल की, तो आप बोलोगे पहले मूलधन पे ब्याज 1000 रुपये, अगली बार ब्याज पर ब्याज, तो पहला ब्याज 1000 था, 1000 का 10%, 100, दूसरा ब्याज 1000 है, इसका 10%, 100, तीसरा ब्याज 100 है, इसका 10%। तो आप ये देखेंगे कि 1000 रुपये 3 बार आ रहे, 100 रुपये भी 3 बार आ रहे, और 10 रुपये 1 बार आ रहे। एक्चुअल में 1000 क्या है, ये पहला ब्याज है, 100 क्या है, दूसरा ब्याज है, 10 क्या है, तीसरा ब्याज है। तो हम एक रेशो याद कर लेते हैं कि बार बार हम निकालने की जगह कि जब बात 2 साल की होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले ब्याज को 2 से, दूसरे ब्याज को 1 से। जब बात 3 साल की होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले ब्याज को 3 से, दूसरे ब्याज को 3 से, तीसरे ब्याज को 1 से। और जब बात 4 साल की होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले ब्याज को 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से, और फिर 1 से। आप देखिए अगर आपको ये याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको याद कैसे करोगे कि 1 और 2 आ रहे हैं, तो 1 तो आपका एज इट इज आ गया यहाँ पे, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3, और इस 2 में 1 जोड़ दो। वापस समझते हैं कि ये आपका 1 तो एज इट इज आ गया, इन दोनों को आपने ऐड किया तो 4 मिल गया, इन दोनों को आपने ऐड किया तो 6 मिल गया, और इसमें 1 बढ़ा दो। अगर बाई चांस मान लो 5 साल का पूछता है तो आप ये बोलेंगे 1 तो आएगा, 4 और 1 5 बोल दें, 6 और 4 10 बोल दें,
फिर 6 और 4, फिर 10 बोलते हैं और 4 में 1 बढ़ा दो। क्या 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से, 10 से, फिर 10 से, फिर 5 से, फिर 8 से, ऐसे आप कितने भी ब्याज निकाल सकते हैं। हालांकि एग्जाम के अंदर 3 साल या 4 साल मैक्सिमम है, उससे बड़े क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए। आइए अब हम समझते हैं इसको और आगे। 10,000 रुपये का 10% से 3 साल और 73 दिन का ब्याज पूछा गया है। तो पहले हम इसको चेंज करते हैं साल के अंदर कि 73 दिन को अगर हमें साल में चेंज करना है तो किसका भाग दे देंगे, 365 दिन का। तो पता लगा ये हमें जो ब्याज निकालना है वो 3 साल और 1/5 साल का ब्याज निकालना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 3 साल का ब्याज तो पूरा आएगा और चौथे साल का 1/5 ब्याज लेना है आपको, कि 3 साल तक का तो ब्याज पूरा लेना है और चौथे साल जो ब्याज मिल रहा है उसका केवल 1/5 साल का ब्याज लेना है। आइए निकालते हैं इसको। मैंने बोला पहला साल, दूसरा साल, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ऐसे बोल सकते हैं। पहले साल का ब्याज मूलधन पर ब्याज, तो 10,000 का 10%, यानी 1,000 रुपये तो मिलेंगे। सेकेंड ईयर पहले ब्याज लेंगे प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल पर ब्याज मिला 1,000 रुपये का, और उसके पहले अगर कोई ब्याज पेंडिंग है तो उस ब्याज पर ब्याज लगेगा। इसके पहले एक ब्याज पेंडिंग है 1,000 रुपये, तो 1,000 का 10% कितना मिल जाएगा आपको, 100 रुपये। ये 2 साल का ब्याज हो गया। जब हम तीसरे साल गए तो तीसरे साल पहले आप लोगे प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल 10,000, इसका 10% 1,000 मिल गया, और इसके पहले जितने भी ब्याज पेंडिंग है उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो मैंने बोला कुल मिला के 1,000, 1,000, कुल मिला के 2,100 रुपये का ब्याज पेंडिंग है, 2,100 रुपये का। तो इस 2,100 का ब्याज लेना है, तो 2,100 का 10% कितना मिल गया, 210 मिल गया आपको। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमें 3 साल का ब्याज मिल गया। अगर हम चौथे साल जाएंगे तो पहले आप क्या लोगे, प्रिंसिपल पर ब्याज, यानी 1,000 रुपये आ गए, और जितने भी ब्याज लगे हुए अब कितने लग गए, 1,000, 3,000, और ये तो 3,310 रुपये इससे पहले ब्याज लगा हुआ है, तो इसका 10%। तो मैंने बोला पहले साल 1,000 मिल रहे हैं, दूसरे साल 1,100 मिल रहे हैं, तीसरे साल 1,210 मिल रहे हैं, तो चौथे साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल रहा है, 1,331। लेकिन हमें 3 साल तक का पूरा लेना है और चौथे साल का केवल 1/5 लेना है, तो उसमें 5 का भाग दे देंगे। तो पता लगा जो कुल ब्याज मिल रहा है वो कितना है। दूसरा आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये ब्याज 3 साल और 1/5 साल का है, यानी 3 साल तक जो दर है वो 10, अगले साल भी 10, अगले साल भी 10। चौथे साल में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10% पूरे साल का मिलता है, हमें केवल 1/5 साल का निकालना है, तो केवल कितना निकाल लें, 2% निकाल लें। मतलब अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोले कि इसका ब्याज निकालो, तो ये भी वही बात है जो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, पहले साल 10,000 का 10% कितना मिल गया आपको, 1,000 रुपये। अगले साल हम गए तो पहले ब्याज मिला मूलधन पर 1,000 रुपये, और जो ब्याज लगा हुआ है उस ब्याज पर ब्याज, तो 1,000 का 10% कितना मिल गया आपको, 100 रुपये। तीसरे साल हमने बोला 10,000 का 10% कितना मिल गया, 1,000, 10% रेट है, और जो ब्याज पहले लगे हुए हैं उस ब्याज पर ब्याज, तो पहले लगे हुए हैं 2,100 रुपये, तो 2,100 का 10% 210 रुपये। चौथे साल अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, तो पहले क्या करोगे आप, मूलधन पर ब्याज लोगे। मूलधन हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 का 2%, यानी ब्याज कितना मिलेगा, पहले 200 रुपये। उसके बाद क्या करोगे, ब्याज पर ब्याज लोगे, तो कुल मिला के ब्याज आपने चेक करा तो 3,310 रुपये का ब्याज बन रहा है, और इस पर अगर हम ब्याज लेंगे तो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 66.2 रुपये। तो ये कुल मिला के आपका ब्याज है। आइए इस बात को हम वापस से समझते हैं कि प्रिंसिपल दे रखा है 1,960 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.28%, जिसको कि आप 1/7 बोलते हैं, और समय है हमारे पास 1 साल 146 दिन। पहले मैंने दिन को चेंज किया साल में, तो किसका भाग दे देंगे, तो ये पता चला कि 2/5 साल हो रहा है, यानी हमें 1 साल और 2/5 साल का ब्याज निकालना है, यानी 1 साल का ब्याज तो पूरा
और जो सेकेंड ईयर का ब्याज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से। कह सकते हैं ऐसा। देखिए अब पहले साल का ब्याज मूलधन पे, तो मूलधन का ब्याज निकाला हमने 1960 का 1/7, कितना मिल गया 280। अगले साल इतना तो मिलेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर साल जो मूलधन पे ब्याज मिलता है वो तो सेम ही मिलेगा। भाई 1960 का वापस से 1/7 कितना मिल जाएगा 280, प्लस ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा। इसके पहले कितना ब्याज लगा हुआ है, आपने बोला 280 रुपये का, तो 280 का 1/7 कितना ब्याज मिलेगा 40 रुपये। यानी पहले साल 280 रुपये, दूसरे साल 320। लेकिन हमें दूसरे साल का ब्याज पूरा नहीं चाहिए, केवल 2/5 साल का चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 से, तो ये कितना आ जाएगा 128। यानी हमें जो कुल ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल जाएगा 460। अगर इसने आपसे अमाउंट पूछा होता एक साल 146 दिन के अंत में, तो मैं कहता इतने रुपए दिए इतने रुपए ब्याज के मिले, यानी 2368 रुपये आपका अमाउंट बन जाता। चलिए 49,500 रुपये आपका प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पहले साल के लिए, अगली बार 6 से 2/3%, अगली बार 9.09%। तो आपसे पूछा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो अगर हम इसको इस तरीके से निकालने जाएंगे, आप निकाल सकते हो। जैसे आपने 1/8 का भाग दिया, तो 8 का जब भाग देंगे तो ये पॉइंटों में आएगा, है ना। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेशो मेथड, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जब डेटा आपके पास फ्रैक्शन में मिल जाए तो रेशो मेथड सोल्व करने में थोड़ा ईजी बनता है। देखिए कैसे, 12.5% यानी कि 1/8, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 8 रुपये कितने बन गए 9 रुपये। अगली बार 6 से ही 2/3% यानी कि 1/15, यानी 15 रुपये 16 बन गए। और ये 1/11 यानी 11 रुपये कितने बन गए 12, ऐसा कह सकते हो आप। तो आप देखेंगे ये पूरा प्रिंसिपल है, ये पूरा अमाउंट है, तो इन तीनों का मल्टीपल करना है, इन तीनों का मल्टीपल करना है। उसमें आप क्रॉस में वैल्यू को आपस में काट सकते हो। जैसे मैंने 8 से इस 16 को काट दिया 2 बार, 3 से 9 को काट दिया 3 बार, इसको काट दिया 5 बार। अब और कोई वैल्यू कट नहीं रही है, तो मैंने बोला जो मेरा प्रिंसिपल है वो 5 × 11 कितना बन जाएगा 55। जो मेरा अमाउंट है वो 3 दूनी 6 और 6 × 12 कितना बन जाएगा 72। तो जो मेरा ब्याज होगा वो 55 और 72 के बीच में होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा मुझे 17 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो 49,500 है, यानी इस 55 को क्या मैं इसके इक्वल कर सकता हूँ। तो एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 900। CI पूछा है, CI 17 रुपये आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 17 आ रहा है। तो अगर एक का मान 900 है तो 17 का मान कितना मिल जाएगा 15,300। तो आप रेशो मेथड से इस तरह का डेटा आने पर सोल्व कर सकते हो इजीली। चलिए अगर बोला जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, कि हम दर जो दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज की वो अर्धवार्षिक है, सेमी ईयरली है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, एक साल का ब्याज निकलना है। अगर हम इसको हाफ ईयरली कर रहे हैं, मतलब हम ब्याज को, जो पहले ब्याज हम एक साल में निकाला करते थे 20%, वो अब हर 6 महीने में ले रहे हैं। तो अगर एक साल में 20 मिलता था तो 6 महीने में कितना मिलेगा आपको 10, अगले 6 महीने में 10, यानी एक साल की जो साइकिल है वो 2 बार आएगी हर 6 महीने के हिसाब से। यानी कि हाफ ईयरली के अंदर आपकी जो रेट है वो आधी होती है, क्योंकि हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। और जो आपका समय का टाइम है वो क्या हो जाता है दुगना हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसको हम क्वार्टरली बेस पे करें, तो क्वार्टरली का मतलब तिमाही, कि अगर हम हर 3 महीने में ब्याज को कैलकुलेट करें तो हर 3 महीने का मतलब है एक साल के लिए 3 महीने 3 महीने 3 महीने, हमें 4 बार ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब हम ब्याज को 4 बार कैलकुलेट करेंगे यानी हमारा समय 4 गुना हो जाता है, तो दर में 4 का भाग दे देते हैं। अमाउंट और जो प्रिंसिपल होते हैं सेम मल्टीपल के होते हैं, सेम पीरियड ऑफ टाइम के। हमने बोला कि जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है यानी वो हमेशा 1.1 से मल्टीप्लाई होते हैं।
आइए इस बेसिस पर हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3 गुना बन जाती है तो 6 वर्षों में कितनी बन जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है कि एक निश्चित राशि है, हमने मान लिया 1 रुपये है, जो 2 वर्ष में कितने बन जाते हैं, 3 गुना, 3 रुपये, तो 6 वर्ष में कितने गुना होगा। मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम सीआई की बात कर रहे थे, क्वेश्चन सीआई का ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमेशा आपका जो अमाउंट है वो हमेशा सेम नंबर या सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर ये 2 साल में 1 से 3 बन रहा है तो हर 2 साल में 1 से 3 बनेगा। तो अगर 2 साल में 1 से 3 हो रहा है यानी 3 गुना हो रहा है, तो अगले 2 साल के अंदर भी 3 गुना होगा, यानी 3 से कितना बन जाएगा, 9, तो 2 और 2 कितना टाइम हो गया, 4 साल। तो अगले 2 साल और, यानी 4 के बाद 2 साल लिया आपने, तो 6 साल में फिर 3 गुना होगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 27। यानी अगर आपका अमाउंट और प्रिंसिपल 3:1 में, तो हर 2 वर्ष में ये 3 गुना होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मान लो ऐसा बोला जाए कि राशि 2 गुना ये, 3 गुना ये, 3 गुना ये, कि कुल मिला के 4 साल में कितना हो रहा है, 1 से 9, तो अगले 4 साल में फिर 9 गुना होगा। मतलब आपका अमाउंट हमेशा सेम नंबर ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आइए वापस से हम समझते हैं इस बात को कि कोई पैसा 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से 27 गुना होता है तो 25 साल में कितना बन जाएगा। मैंने बोला 1 रुपये 27 रुपये बन रहे हैं 15 साल में। अगर हम इस बात को ऑब्जर्व करें, अगर इसने केवल 30 साल का पूछा होता तो मैं डायरेक्टली बोलता कि 15 साल में 27 गुना, तो अगले 15 साल में फिर 27 गुना कर दो, तो 27 का स्क्वायर कितना बन जाता, 729। लेकिन इसने पूछा है आपसे 25 साल का। आप देखो ये 15 साल है, 25 साल है, मतलब नंबर जो आ रहा है वो हर 5 साल का फैक्टर में निकालना है कि मूलधन जो है हर 5 साल में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 15 साल में 27 गुना हो रहा है, यानी हर 5 साल की एक साइकिल होगी, यानी 5 साल 5 साल 5 साल 3 बार हम 5 साल लेते हैं। 27 को क्या मैं 3 3 3 बोल सकता हूँ, 27 यानी कि 3 का क्यूब। इसका मतलब ये कि जो आपका प्रिंसिपल है वो हर 5 साल में 3 गुना होता है। अगर हर 5 साल में 3 गुना हो रहा है, मुझे 25 साल का निकालना है, तो 25 साल 5 के टेबल से 5 बार में आएगा, तो 3 को 5 बार गुना करना है, यानी कि 3 की पावर 5 कितना बन जाएगा, 243। अगर मान लो ये पूछता बताओ 50 साल में कितना होगा, तो मैं ये बोलूँगा कि 25 साल में हो रहा है 243 गुना, तो अगले 25 साल में इतना गुना और कर दो, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ये पूछता बताओ 20 साल में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 साल में 3 गुना, अगले 5 साल यानी कि 10 साल में कितना हो गया, 9 गुना, अगले 5 साल यानी 15 साल में 27 गुना, अगले 5 साल यानी 20 साल में। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका जो अमाउंट है वो हमेशा सेम नंबर ऑफ मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता है। चलिए वापस से हम समझते हैं इस बात को। एक निश्चित राशि 2 साल में 100 रुपये से 225 बन जाती है, दर ज्ञात करो। देखो दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, या फिर 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, कि प्रिंसिपल पर 1 साल में कितना ब्याज मिला है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। मैंने बोला ये 100 रुपये 225 बन रहे, यानी हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो बन सकता है। देखो रेशो कितना आया, 225/100 यानी कि 9/4, और कितने समय में, 2 साल में। इसका मतलब ये कि ये जो अमाउंट और प्रिंसिपल है ये हर 2 साल में 9/4 गुना होते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 साल की, तो क्या ये ऐसे नहीं बना होगा, ऐसे बना होगा ना कि 2 साल में ये इस तरीके से था, तो 1 साल में कितना गुना होगा, 3/2। अगर मान लो मैं बात करता 3 साल की, तो मैं ऐसा कहता ये 3/2 3 बार मल्टीप्लाई होता, कह सकते हो ऐसा, यानी कितना मिल जाता आपको 27/8।
हमने निकाला कि 2 साल में 9/4 था, 1 साल में कितना हो गया 3/2। इसको आप ऐसे याद रखो कि अगर हमें 1 साल से 2 साल में जाना है तो इसका स्क्वायर करते हैं, और 2 साल से 1 साल में आना है तो स्क्वायर रूट करते हैं। 3/2 का मतलब है 2 रुपये 3 रुपये बन रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको 1 रुपये का, किस पर 2 पर, तो दर कितनी बन जाएगी 50%। चलिए वापस से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक राशि 4 साल में 54,000 बन जाती है और 7 साल के अंदर 59,582 बन जाती है। दर ज्ञात करो चक्रवृद्धि ब्याज से। मैंने बोला ये 4 साल का मिश्रधन है, ये 7 साल का मिश्रधन है, यानी प्रिंसिपल का मतलब एक्चुअल में 7 साल का मिश्रधन अपन 4 साल का मिश्रधन है, ऐसा कह सकता हूँ। पी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 4 साल का मिश्रधन उसके स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कहलाएगा। तो मैंने बोला जो इन दोनों का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 59,582 अपॉन 54,000, तो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। और ये समय का गैप देखें तो समय का गैप कितना आ रहा है 3 साल का, तो 3 साल का गैप आ रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये नंबर किसी ना किसी का क्यूब है। तो मैंने पता किया तो पता लगा ये 31 का क्यूब है, 30 का क्यूब है। अगर 3 साल में क्यूब बन रहे हैं यानी कि पहले साल के अंदर ये नंबर ऐसा रहा होगा। अगर मैं 2 साल की बात करता तो ये नंबर कुछ ऐसा रहा होता। इसका सिंपल सा मतलब ये भी है जो आपको याद रखना है कि अगर बात 2 साल की हो रही है तो हमेशा अमाउंट और प्रिंसिपल स्क्वायर से फॉर्म में मिलेंगे आपको। अगर समय का गैप 3 साल का है तो हमेशा क्यूब मिलेंगे आपको। चलिए अब देखिए 1 साल में 30 से 31 बन रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको 1 रुपये का, किस पर 30 पर, तो दर कितनी बन जाएगी 3 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन ने आपको बोला है कि कोई राशि 2 साल में 8,000 बन जाती है, 5 साल में 27,000 बन जाती है, प्रिंसिपल ज्ञात करो। मैंने बोला कोई राशि 2 साल में 8,000 है लेकिन 5 साल में कितनी है 27,000, तो इनके जो बीच का गैप आ रहा है समय का वो गैप क्या 3 साल का नहीं है। अगर ये गैप 3 साल का है तो इनका अनुपात भी क्यूब में आएगा। अब देखो ये 27 और 8 क्या ये 3/2 के क्यूब नहीं है। अगर 3 साल में गैप क्यूब का आ रहा है यानी कि 1 साल में कितना बन जाएगा 3/2। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हर बार ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बात 2 साल की है तो प्रिंसिपल 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके 2 साल का मिश्रण मिला है। अगर बात 5 साल की है तो प्रिंसिपल को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है इस नंबर से तब जाके वो मिला होगा, कह सकता हूँ हमेशा। तो मैंने बोला हमें तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को 2 बार इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 2 साल का अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट का मान दे रखा है हमको 8,000, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, मैं इसको इधर ले गया तो 2 दूनी 4/9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 32,000/9। तो हमने आज केवल इतना सा जाना कि जो हमारा मूल मिश्रधन होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा सेम मल्टीपल के होते हैं, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर मान लो कोई चीज़ 2 साल में 3 गुना हो रही है तो अगले 2 साल में फिर 3 गुना होगी, अगले 2 साल में फिर 3 गुना होगी। अगर मान लो कोई राशि 4 साल में 500 है और 7 साल में 700 है, यानी इनका जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 7/5 3 साल का, तो वो हर 3 साल में 7/5 गुना ही होगा। दूसरा, जब भी आपको ब्याज निकालना है, ब्याज क्या होता है 1 साल का ब्याज दर निकालनी है, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। एक और बात आपको याद रखनी है कि प्रिंसिपल और अमाउंट अगर बात 2 साल की है तो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में मिलेंगे, और बात अगर 3 साल की है तो ये हमेशा क्यूब दिखाएंगे क्योंकि वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगले पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।